हेलो माय डियर स्टूडेंट। मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ थ्योरम की थी और विशिष्ट उपग्रुप पढ़ा था, उपग्रुप पढ़ लिया था। तो अब हम आज के लेक्चर में क्या करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट दो थ्योरम करने वाले हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछी हुई भी है और पूछी भी जा सकती है। ठीक है ना। और देखो दूसरी बात है कि अपना सिलेबस जो है वो 50% सिलेबस कर दिया गया है। जो सिलेबस है वो 50% कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 50% सिलेबस कर दिया। 50% सिलेबस का मतलब ये है कि आपको 3 यूनिट तक करना है। ये मान के चल रहे हैं कि अपने पास कितनी यूनिट करनी है? 3 यूनिट करनी है। क्यों? अभी आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा कि आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको यूनिट 3 है, उसमें उस तक हम क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। और फिर यूनिट 3 कंप्लीट होने के बाद में हमारे ये कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि अपने को कौन सा छोड़ना है कौन सा करना है। और वाला पर्सन भी आप कर सकते हो, पता है आपको। तो यूनिट मैं तो ये कहूँगा कि आपको 3 यूनिट है वो अच्छे से पढ़ के चले जाओ। हर पेपर में 3 यूनिट क्या करो, अच्छे से पढ़ के चले जाओ। क्योंकि 3 यूनिट पढ़ के चले जाओगे तो आपको ये डर नहीं रहेगा कि अपने को ऊपर वाला क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उससे क्या हो जाएगा कि 3 यूनिट यदि अच्छे से पढ़ के चले गए ना, तो ये मान लो कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा होगा ना, तो आपका तीसरी यूनिट है वो कवर कर लेगा। इसलिए क्या है कि आपको 3 यूनिट तो कम से कम पढ़नी ही चाहिए। ठीक है। और देखो मैं जो करवा रहा हूँ पेपर सेकंड में, मैंने क्या करवाया है दोबारा बता देता हूँ। पेपर सेकंड अपना था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। क्या था? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में क्या था कि मैंने आपको 3 यूनिट तक थ्योरम करवा दी थी और उसके एग्जाम्पल्स अपने बच रहे हैं। ठीक है ना। तो ये जैसे कंप्लीट होगी ना, जैसे अपनी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जैसे कंप्लीट होगी यूनिट 3, उसके एग्जाम्पल्स इसको करवा के कंप्लीट कर दूंगा। फिर अपन करेंगे पेपर नंबर 3 स्टार्ट। कौन सा स्टार्ट करेंगे? पेपर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। और वो पेपर कौन सा आपका? मैकेनिक्स का। उसमें अपन यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 तीन का यूनिट करने वाले हैं। अब देखो ये दोनों पेपर अपने कंप्लीट अप्रैल मंथ में, कोशिश कर रहे हैं कि अप्रैल मंथ में या अब 5 मई तक अपने ये क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। और 5 मई तक ये कंप्लीट होते ही अपने क्या हो जाएगा, सिलेबस आराम से कवर हो जाएगा। फिर अपन की मैकेनिक चलेगी। और वैसे भी टाइम टेबल आएगा, मैंने आपको बताया था कि जो टाइम टेबल आएगा वो आपका क्या आएगा, मैथ्स का आपका मान के चलो कि यदि लास्ट में आता है, मैथ्स का क्या आता है, यदि लास्ट में आता है ना पेपर है मैथ्स का, मैथ्स के 3 पेपर आपके लास्ट में आते हैं, तो आपकी ये मान के चलो कि पेपर कब होंगे मैथ्स के? जून में आ जाएंगे। मतलब कि जैसे मान लो आपके 20 मई से स्टार्ट होंगे। ठीक है। तो अभी मैंने एक टाइम टेबल देखा था गंगा सिंह यूनिवर्सिटी का, एमजीएस यूनिवर्सिटी जो है बीकानेर वाली, और उस यूनिवर्सिटी का मैंने अभी टाइम टेबल देखा था बीएससी फाइनल का। तो उसका क्या है कि 20 मई से स्टार्ट है उसके पेपर। कब से स्टार्ट है? 20 मई से स्टार्ट है बीएससी फाइनल के पेपर। उनका टाइम टेबल आ गया, आपका भी जल्दी टाइम टेबल आ जाएगा। शेखावटी यूनिवर्सिटी का, राजस्थान यूनिवर्सिटी का आ गया शायद। और आपका जो ये जो शेखावटी यूनिवर्सिटी है उसका भी सिलेबस जल्दी डिक्लेयर कर देंगे। तो देखो 20 मई से आपका पेपर स्टार्ट हुए थे एमजीएसयू के फाइनल ईयर के। तो ये मान के चलो कि इतना गैप आ गया है कि 17 जून से मैथ्स फर्स्ट का है आपका। 17 जून को क्या है, मैथ फर्स्ट का है। तो अब देख लो आपके पास कितना टाइम है, मई जून 15, कम से कम 17 जून। और देखो सिलेबस अपना पता है, ये 17 जून तो मैंने बीएससी फाइनल उनका बता रहा हूँ गंगा सिंह यूनिवर्सिटी का। लेकिन आपका भी जैसे मान लो यदि जून के महीने में ही आपका यदि पेपर मैथ के आते हैं, तो आपके पास ये मान के चलो बहुत सारा टाइम मिल जाएगा। और अपने तो पता ही है, देखो अपना सिलेबस, ये वाली बुक कंप्लीट हो जाएगी, ये वाली कंप्लीट हो जाएगी, बचेगी कौन सी? मैकेनिक्स। और इसका भी पता है कि पेपर 3 आएगा ना, तो पेपर 3 कब तक माओगे बता, पता ही आपको। यदि 17 जून को या 15 जून को मैथ फर्स्ट का स्टार्ट होता है, देखो ये नहीं कह रहा हूँ कि पेपर आपके 17 जून से स्टार्ट होंगे, पेपर तो आपके 20 मई से या 15 मई से आपके स्टार्ट होने वाले हैं। पेपर तो क्या होंगे, या तो 15 मई से या 20 मई से स्टार्ट होंगे। लेकिन पेपर मैथ्स का आते आते कितना टाइम हो जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। क्योंकि ये जो टाइम टेबल मैंने बताया आपका 20 मई से स्टार्ट है, 17 जून को मैथ फर्स्ट का है, ये आपका है गंगा सिंह यूनिवर्सिटी का 17 जून को। तो ये मान के चलो कि आपके भी यदि मैथ्स का पेपर लास्ट में आता है, 3rd नंबर पे आता है, तो ये मान के चलो आपका भी इतना ही टाइम ले लेगा ये। और इतना टाइम ले लेगा तो आपको पता है कि आराम से अपना सिलेबस कवर हो जाएगा। क्योंकि अपन पेपर फर्स्ट तो अपन पेपर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, सेकंड अपन क्या कर रहे हैं, सेकंड का पेपर है वो लगभग कंप्लीट कर लिया है।
और फिर इस प्रकार से हम यूनिट थर्ड, जो पेपर आपका थर्ड मैकेनिक्स है, उसको भी कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है ना। और क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जिनको अभी तक अपने चैनल के बारे में नहीं पता उनको चैनल के बारे में बताओ, और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो, आपको यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि देखो मैंने कुछ देखा है, कुछ मैंने ऐसे देखा है कि कुछ बच्चे क्या है कि वीडियो तो देख लेते हैं बट वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आपको यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो ही चैनल को सब्सक्राइब करें, अदरवाइज आपको यदि वीडियो अच्छी नहीं लग रही है तो कोई बात नहीं, आप चैनल को नहीं अनसब्सक्राइब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरी। पर यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। प्रीवियस लेक्चर में हमने कम से कम 4 इंपॉर्टेंट थ्योरम कर ली थी, अब आज के लेक्चर में 2 इंपॉर्टेंट करके अपना एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम चलेंगे अगले टॉपिक समाकारिता के बारे में, और उसके अपन थ्योरम करेंगे। क्योंकि इसमें देखो जो टॉपिक आपके 3 टॉपिक है, एक तो नॉर्मल सब ग्रुप है, जो विशिष्ट ग्रुप है उसका तो इसकी 2 थ्योरम बच रही है, वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर आएगी समाकारिता की कुछ थ्योरम्स आएगी, और उसके बाद में अपना टॉपिक आएगा विशिष्ट ग्रुप नहीं, विभाग ग्रुप आएगा। ये जो पेपर है वो 3 भागों में डिवाइड है। एक तो आपका विशिष्ट ग्रुप, एक आपका समाकारिता का टॉपिक, और एक आपका विभाग ग्रुप। मेजर पोर्शन नहीं है। अब विशिष्ट ग्रुप है, इनकी थ्योरम है, समाकारिता है, इनकी थ्योरम है, विभाग ग्रुप है, इनकी थ्योरम है, ऐसे डिवाइड टॉपिक है। तो विशिष्ट ग्रुप की अपनी 2 थ्योरम और बच गई, इसके बाद में अपना विशिष्ट ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम चलेंगे समाकारिता पे और समाकारिता को पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद में विभाग ग्रुप को। इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, इनको कवर कर लेंगे। देखो बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, इनको समझना अच्छे से, और आपको समझ में भी आ रही होगी यूनिट 1 यूनिट 2, है ना। तो कमेंट करके बताना कि आपको यूनिट कैसी लग रही है। तो देखो हम थ्योरम करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो आज मैं दोनों थ्योरम करवाने वाला हूँ, ये दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो पर में किसी ग्रुप के किन्हीं 2 सर्वनिष्ठ, किसी ग्रुप के किन्हीं 2 सर्वनिष्ठ, किसी ग्रुप के किन्हीं 2 विशिष्ट ग्रुप के सर्वनिष्ठ, किसी ग्रुप के किन्हीं 2 विशिष्ट ग्रुपों का सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ उस ग्रुप का विशिष्ट ग्रुप होता है। विशिष्ट ग्रुप होता है, ठीक है। तो देखो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों थ्योरम आज जो करवाने वाला हूं मैं, दोनों थ्योरम इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इनको देख लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ समझो, पहले अपने को प्रूफ क्या करना है, फिर उसके बाद में हम इसको प्रूफ करेंगे। किसी ग्रुप, कोई ग्रुप है आपके पास जी के अपने पास ग्रुप है, ये बोल रहा है कि किन्हीं 2 विशिष्ट उपग्रुपों किन्हीं 2 विशिष्ट उपग्रुपों का सर्वनिष्ठ भी क्या होता है, विशिष्ट ग्रुप होता है। ये अपने को प्रूफ करना है। मतलब ये बोल रहा है कि N1 N2 ये यदि जी के क्या है, विशिष्ट उपग्रुप है, N1 N2 ये जी के क्या है, विशिष्ट उपग्रुप है, तो आपको ये प्रूफ करके बताना है कि N1 इंटरसेक्शन N2 ये भी जी का क्या होगा, विशिष्ट उपग्रुप होगा। ये भी जी का क्या होगा, विशिष्ट उपग्रुप होगा। यदि जी ग्रुप है और N1 N2 2 जी के यदि विशिष्ट उपग्रुप है, तो आपको ये प्रूफ करके बताना है कि N1 इंटरसेक्शन N2 भी जी का क्या होगा, विशिष्ट उपग्रुप होगा। ठीक है, क्लियर यहां तक। अब देखो जब भी अपने को मैंने बताया था कि पहले क्या बनता है, ग्रुप बनता है, ग्रुप बनने के बाद में क्या बनता है, उपग्रुप बनता है, उपग्रुप बनने के बाद में क्या बनता है, विशिष्ट ग्रुप बनता है, और विशिष्ट ग्रुप बनने के बाद में क्या बनता है, विभाग ग्रुप बनता है, जो आगे आएगा।
इस प्रकार से चेन चलती है इनकी। पहले ग्रुप बनता है, फिर उपग्रुप पढ़ा था, फिर उपग्रुप के बाद में हमने विशिष्ट उपग्रुप पढ़ा था, और विशिष्ट उपग्रुप के बाद में हम क्या पढ़ेंगे, विभाग ग्रुप पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब यहां समझो कि मेरे को विशिष्ट उपग्रुप सिद्ध करना है, तो विशिष्ट उपग्रुप सिद्ध करने के लिए पहले मेरे को क्या बताना पड़ेगा, उपग्रुप बताना पड़ेगा। विशिष्ट उपग्रुप बताने के लिए पहले मेरे को क्या बताना पड़ेगा, उपग्रुप बताना पड़ेगा। यदि मैं ऐसे करूं कि N1 N2 N1 इंटरसेक्शन N2 को G का क्या बता दूं, विशिष्ट उपग्रुप बता दूं, इसका मतलब N1 इंटरसेक्शन N2 को G का विशिष्ट उपग्रुप बताने के लिए मेरे को क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा। एक तो ये प्रूव करके बताना पड़ेगा कि N1 इंटरसेक्शन N2 G का क्या है, उपग्रुप है। एक तो ये प्रूव करना है। दूसरा मेरे को क्या प्रूव करना है, N1 इंटरसेक्शन N2 G का क्या होगा, विशिष्ट उपग्रुप होगा। ये दो चीजें मेरे को प्रूव करके दिखानी है। ठीक है, और देखो ये बताने से पहले मेरे को एक बात और बतानी पड़ेगी कि N1 इंटरसेक्शन N2 है वो G का क्या है, एरिक तुम समुच्चय है। नॉन एम्प्टी सेट होगा तभी तो हम प्रूव कर पाएंगे। विदाउट यदि एम्प्टी सेट हो गया तो उसमें ऑपरेशन ही नहीं होगा, संक्रिया नहीं लगेगी। तो इसलिए सबसे पहले क्या बताना होता है कि N1 इंटरसेक्शन N2 को क्या बताना होता है, नॉन एम्प्टी सेट बताना होता है, एरिक समुच्चय बताना होता है। ठीक है, तो देखो उपग्रुप बताने के लिए कंडीशन क्या होती है, मैंने बताया था उपग्रुप बताने के लिए A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, उस समुच्चय से दो अवयव लेते हैं और फिर क्या दिखाते हैं, A स्टार B इनवर्स बिलोंग्स टू H। ये तो उपग्रुप की कंडीशन होती है। विशिष्ट उपग्रुप की कंडीशन क्या होती है कि N है वो G का विशिष्ट उपग्रुप कहलाता है यदि G बिलोंग्स टू G, N बिलोंग्स टू N, तो G इनवर्स बिलोंग्स टू N। ये दो चीजें अपने को प्रूफ करके दिखानी है। जब भी आपको ये बोले कि विशिष्ट उपग्रुप प्रूव करना है तो विशिष्ट उपग्रुप से पहले आपको क्या प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, उपग्रुप बताना पड़ेगा। और उपग्रुप बताने से पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि वो खाली सेट नहीं है। तो सबसे पहले तो हम प्रूव करेंगे कि N1 इंटरसेक्शन N2 है वो G का क्या है, एरिक तुम समुच्चय, और उसके बाद में बताएंगे कि N1 इंटरसेक्शन N2 क्या है, G का उपग्रुप है। और फिर उसके बाद में थर्ड कंडीशन अपन प्रूव करेंगे कि N1 इंटरसेक्शन N2 G का क्या है, विशिष्ट उपग्रुप है। और विशिष्ट उपग्रुप की कंडीशन को अपन फॉलो कर लेंगे। ठीक है, तो देखो अब थ्योरम को लिखना स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको समझा दिया किस प्रकार से प्रूव करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा अपन करते जाते हैं जिससे अपन साथ में समझते भी जाएंगे, जिससे कि अपना अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं थ्योरम को। सबसे पहले लिखेंगे माना G ग्रुप है, माना G ग्रुप है, माना G ग्रुप है तथा N1 N2 N1 N2 ग्रुप G के विशिष्ट ग्रुप है, N1 N2 G के विशिष्ट ग्रुप है। तब सिद्ध करना है कि N1 इंटरसेक्शन N2 G का विशिष्ट ग्रुप है। N1 इंटरसेक्शन N2 क्या है, G का विशिष्ट ग्रुप है। इसके लिए अपन क्या सिद्ध करेंगे, इसके लिए सिद्ध करेंगे कि N1 इंटरसेक्शन N2 N1 इंटरसेक्शन N2 G का उपग्रुप है। और दूसरी कंडीशन अपन प्रूव कर देंगे कि N1 इंटरसेक्शन N2 G का विशिष्ट उपग्रुप है। तो सबसे पहले अपन ने क्या बता दिया कि G ग्रुप है और N1 और N2 ग्रुप G के क्या है, विशिष्ट ग्रुप है। तब सिद्ध करना है कि N1 इंटरसेक्शन N2 G के क्या होंगे, विशिष्ट ग्रुप। इसके लिए अपन क्या सिद्ध करेंगे, सबसे पहले बताएंगे कि N1 इंटरसेक्शन N2 G का क्या है, उपग्रुप है। और उसके बाद बताएंगे कि N1 इंटरसेक्शन N2 G का विशिष्ट ग्रुप है। तो देखो फर्स्ट कंडीशन बताते हैं सबसे पहले। और N1 इंटरसेक्शन N2 को G का विशिष्ट उपग्रुप बताने के लिए सबसे पहले बताएंगे कि N1 इंटरसेक्शन N2 क्या है,
जी का एरिक तुप समुच्चय, और फिर उसके बाद में उप ग्रुप की कंडीशन बताएंगे। तो देखो, अब देखो आपको N1 इंटरसेक्शन N2 है वो जी का उपग्रुप है, तो ये बताने के लिए पहले अपन क्या बताएंगे कि N1 इंटरसेक्शन N2 जी का एरिक तुप समुच्चय है। जी का क्या है? एरिक तुप समुच्चय है, मतलब नॉन एम्प्टी सेट होता है। तो ये अपने को प्रूव करना है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, देखो अपन को पता है कि ई क्या है? तत्समक अवयव, और तत्समक अवयव यदि ई है वो जी से बिलोंग कर रहा है, तो तत्समक अवयव है जो ई है वो जी से बिलोंग कर रहा है, तो ई है वो N1 से भी बिलोंग करेगा। क्यों? और ई भी N2 से भी बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि ग्रुप और उपग्रुप, एक कंडीशन होती है कि ग्रुप तथा उपग्रुप का जो तत्समक अवयव होता है वो समान होता है। ग्रुप और उपग्रुप का तत्समक अवयव क्या होता है? समान होता है। ये प्रॉपर्टीज होती है कि ग्रुप और उपग्रुप का तत्समक अवयव क्या होता है? समान होता है। तो यदि ई है वो जी से बिलोंग कर रहा है, तो ई है वो किससे बिलोंग करेगा? N1 से बिलोंग करेगा, और ई किससे बिलोंग करेगा? N2 से। क्यों? क्योंकि N1 N2 जी का उपग्रुप है। भाई N1 N2 को मैंने क्या माना है? जी का विशिष्ट उपग्रुप माना है। N1 और N2 को मैंने क्या माना है? जी का विशिष्ट उपग्रुप माना है। तो विशिष्ट उपग्रुप बनने से पहले वो क्या रहे होंगे? उपग्रुप रहे होंगे ना, क्योंकि मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या बनता है? ग्रुप बनता है, फिर उसके बाद में उपग्रुप बनता है, और फिर उसके बाद विशिष्ट उपग्रुप बनता है। तो ये दोनों विशिष्ट उपग्रुप बनने से पहले दोनों क्या रहे होंगे? उपग्रुप रहेंगे, उपग्रुप रहे होंगे। और ग्रुप और उपग्रुप का तत्समक अवयव क्या होता है? समान होता है। यदि ई है वो जी से बिलोंग करेगा, तो ई है वो N1 से भी बिलोंग करेगा, और ई किससे बिलोंग करेगा? N2 से भी बिलोंग करेगा। और ई यदि N1 से भी बिलोंग कर रहा है, और ई है वो N2 से भी बिलोंग कर रहा है, यदि ई है वो N1 से बिलोंग कर रहा है और ई है वो N2 से बिलोंग कर रहा है, तो ई किसे बिलोंग करेगा? इंटरसेक्शन में। कोई अवयव इंटरसेक्शन में कब आता है? जब वो दोनों सेट में होता है। भाई कोई अवयव इंटरसेक्शन में कब आता है? जब वो दोनों सेट में होता है। जैसे मान लो 1 2 ये सेट है बी, और ये 2 3 है, तो मैं यदि ए इंटरसेक्शन बी निकालूं, तो ए इंटरसेक्शन बी की क्या आएगा? 2 आएगा, क्योंकि ये अवयव देखो इसमें भी है इसमें भी है। तो ये तो सेम लिखा है कि ये N1 में भी है N2 में भी है, तो ये कहां पे आ जाएगा? N1 इंटरसेक्शन N2 में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या सिद्ध कर देंगे कि N1 इंटरसेक्शन N2 जी का एरिक तुप समुच्चय हो जाएगा। तो देखो, चूंकि N1 व N2 जी के क्या है? उपग्रुप है। भाई विशिष्ट उपग्रुप बनने से पहले वो क्या रहे होंगे? ग्रुप रहे होंगे। नहीं सॉरी, विशिष्ट उपग्रुप बनने से पहले वो उपग्रुप रहे होंगे। तब ई है वो जी से बिलोंग करेगा, तो इंप्लाइज दैट ई है वो N1 से बिलोंग करेगा, और ई किससे बिलोंग करेगा? N2 से। क्यों? क्योंकि ग्रुप और उपग्रुप का तत्समक अवयव क्या होता है? समान होता है। समान होता है। तो ई है वो N1 से बिलोंग कर रहा है, और ये N2 से बिलोंग कर रहा है, तो ई किससे बिलोंग करेगा? N1 इंटरसेक्शन N2 से। देन इंप्लाइज दैट N1 इंटरसेक्शन N2 जी का एरिक तुप समुच्चय। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे? एरिक तुप समुच्चय बता दिया, अब अपन क्या करने वाले हैं? उपग्रुप बताने वाले हैं। तो आपको पता है कि उपग्रुप की कंडीशन क्या होती है? ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, देन इंप्लाइज दैट ए स्टार बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो देखो माना, दो अवयव ले लो, जिसको अपने को उपग्रुप सिद्ध करना होता है उससे क्या करते हैं? दो अवयव लेते हैं। तो माना ए बिलोंग्स टू N1 इंटरसेक्शन N2, N1 इंटरसेक्शन N2 को दिखाना है, और एक अवयव ले लिया मैंने किससे? N1 इंटरसेक्शन N2 से। ए और बी दोनों मैंने किसे ले लिया? N1 इंटरसेक्शन N2 में। तो यहां से देखो क्या लिख सकते हो आप कि ए है वो N1 इंटरसेक्शन N2 में, कोई अवयव इंटरसेक्शन में, इसका मतलब वो अवयव क्या है? अलग अलग सेट में। यही तो मतलब होता है। देखो, यदि कोई अवयव इंटरसेक्शन में कब आता है? जब वो दोनों सेट में अलग अलग होता है। तो ए है वो N1 इंटरसेक्शन N2 से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ए है वो N1 में भी है, और ए किस में है? N2 में भी है। इसी प्रकार इसमें लिखेंगे, तथा बी है वो N1 इंटरसेक्शन N2 में है, तो बी किस में है? N1 में भी है, और बी किस में है? N2 में भी है। ए है वो N1 से बिलोंग कर रहा है, और ए N2 से बिलोंग कर रहा है, और बी N1 से बिलोंग कर रहा है, और बी N2 से बिलोंग कर रहा है।
इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो यहाँ चूंकि 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 N1 है वो G का क्या है, उपग्रुप है। N1 एक क्या है, G का उपग्रुप है। तो N1 है वो G का उपग्रुप है, तो A बिलोंग्स टू N1 और B बिलोंग्स टू N1। A बिलोंग्स टू सॉरी A बिलोंग्स टू N1 और B बिलोंग्स टू सॉरी यहाँ पे देखो लिख दिया, A बिलोंग्स टू N1 और A बिलोंग्स टू N2। A बिलोंग्स टू N1 और A बिलोंग्स टू N2। रुको रुको, देखो A बिलोंग्स टू N1 ये लेंगे, एक अवयव ये लेंगे, और B बिलोंग्स टू N, दो अवयव जो इसी सेट से लेंगे। देन इंप्लाइज दैट A बिलोंग्स टू N1 और B बिलोंग्स टू N1, तो देन A स्टार बी या ए बी इनवर्स लिख देते हैं, स्टार संक्रिया नहीं है ना इसमें। ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू N1, ये हो गई समीकरण संख्या 1। यहाँ देखो, यहाँ समझना, एक बार दोबारा बता दूंगा मैं, तथा N2B क्या है, G का उपग्रुप है। N2B क्या है, G का उपग्रुप है। तब A बिलोंग्स टू N2 और B बिलोंग्स टू N2, तो देन इंप्लाइज दैट A B इनवर्स का बिलोंग्स टू N2। अब देखो ए बी इनवर्स है वो N1 में भी आ रहा है और ए बी इनवर्स N2 में भी आ रहा है, तो कोई अवयव दोनों सेट में आ रहा है, इसका मतलब वो अवयव कहाँ आएगा, इंटरसेक्शन में आएगा। तो समीकरण 1 व 2 से ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू N1 इंटरसेक्शन N2, यही अपने को प्रूव करना था। देन इंप्लाइज दैट N1 इंटरसेक्शन N2 G का क्या है, उपग्रुप। एक बार वापस समझा देता हूँ शॉर्ट में, जल्दी जल्दी। देखो हमने क्या किया था, सबसे पहले बताया कि N1 इंटरसेक्शन N2 G का क्या है, अरिक्तुक समुच्चय। क्या है, अरिक्तुक समुच्चय। और विशिष्ट ग्रुप जब भी सिद्ध करना होता है, आपको पहले N1 इंटरसेक्शन N2 को क्या बताना होता है, G का उपग्रुप बताना होता है, फिर विशिष्ट ग्रुप बताना है। तो N1 इंटरसेक्शन N2 व G का अरिक्तुक समुच्चय बताने के लिए क्या करते हैं कि E बिलोंग्स टू G, E बिलोंग्स टू G, और N1 N2 G के क्या है, उपग्रुप है। तो ग्रुप और उपग्रुप का तत्समक अवयव क्या होता है, सेम होता है। तो ये है वो N1 में भी बिलोंग करेगा और ये N2 में बिलोंग करेगा। कोई अवयव है वो अलग अलग सेट में आ रहा है, मतलब दोनों सेट में आ रहा है, तो वो अवयव कहाँ आ जाएगा, इंटरसेक्शन में। कोई अवयव इंटरसेक्शन में कब आता है, जब वो दोनों अलग अलग सेट में, जब दोनों सेट में अलग अलग हो, दोनों अलग अलग सेट में हो वो एलिमेंट है ना। तो ये है वो N1 इंटरसेक्शन N2 में बिलोंग करेगा। फिर हमने बताया कि N1 इंटरसेक्शन N2 को G का उपग्रुप बताना था। उपग्रुप बताने के लिए दो अवयव ले लिए मैंने, ए और बी। ए है वो N1 इंटरसेक्शन N2 से लिया, इसका मतलब कोई अवयव इंटरसेक्शन में है, इसका मतलब वो अवयव अलग अलग दोनों सेट में है। और यहाँ से बी भी क्या है, N1 में भी और बी N2 में भी है। आपको पता है कि N1 G का क्या है, उपग्रुप है। तो A बिलोंग्स टू N1 और यहाँ से ले लेंगे B बिलोंग्स टू N, A बिलोंग्स टू N1 B बिलोंग्स टू N1। तो इंप्लाइज दैट A B इनवर्स B किससे ले लिया, N1 से ले लिया। A बिलोंग्स टू N2 B बिलोंग्स टू N2, तो A B इनवर्स बिलोंग्स टू N2, A B इनवर्स बिलोंग्स टू N2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि कोई अवयव इंटरसेक्शन में कब आता है, जब वो अलग अलग, जब दोनों सेट में क्या हो, वो अलग अलग हो। तो यहाँ से A B इनवर्स किस में बिलोंग करेगा, N1 इंटरसेक्शन N2 में करेगा। तो ऐसी प्रकार से हमने N1 इंटरसेक्शन N2 को G का उपग्रुप बता दिया। अब अपन क्या बताएंगे, विशिष्ट उपग्रुप। विशिष्ट उपग्रुप देखना अच्छे से, क्योंकि एक अवयव अपन G से लेते हैं और एक अवयव से लेंगे। तो देखो कंडीशन थर्ड सिद्ध करते हैं।
थर्ड कंडीशन, सेकंड कंडीशन है ना। तो देखो किस प्रकार से सिद्ध करेंगे, माना G बिलोंग्स टू G, G बिलोंग्स टू G तथा एक स्मॉल n मान लिया अपने n1 इंटरसेक्शन n2 से। अपने को पता है कि n है वो G का विशिष्ट ग्रुप कब कहलाता है, जब एक अवयव तो ग्रुप से लेते हैं और एक अवयव किसे लेते हैं, n से लेते हैं। एक तो किसे लेते हैं, n से लेते हैं और एक G से लेते हैं। एक मिनट रुको। एक अवयव तो किसे लेते हैं, G से लेते हैं और एक अवयव किसे लेते हैं, n से लेते हैं। तो n को G का विशिष्ट ग्रुप बताने के लिए क्या करते हैं कि n बिलोंग्स टू n और G बिलोंग्स टू G। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, अपने को देखो क्या सिद्ध करना है, जिसको आपको विशिष्ट ग्रुप सिद्ध करना है, एक अवयव उसे लेते हैं, एक अवयव ग्रुप से लेते हैं। अब क्या निकालेंगे, G इनवर्स निकालेंगे और वो किससे बिलोंग करेगा, n1 इंटरसेक्शन n2 से। यदि अपन दिखा देंगे सिद्ध करके तो अपन बता देंगे कि n1 इंटरसेक्शन n2 G का क्या हो जाएगा, विशिष्ट ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, n बिलोंग्स टू n1 इंटरसेक्शन n2 से है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इंप्लाइज दैट n बिलोंग्स टू n1 और n बिलोंग्स टू n2। चूंकि n है वो G का क्या है, चूंकि n1 G का विशिष्ट ग्रुप है, चूंकि n1 G का विशिष्ट ग्रुप है, चूंकि n1 G का विशिष्ट ग्रुप है। क्यों, अपन ने माना था ना n1 G का विशिष्ट ग्रुप है, तब G बिलोंग्स टू G, उपग्रुप की विशिष्ट उपग्रुप की कंडीशन क्या होती है, G बिलोंग्स टू G और n बिलोंग्स टू n1, देन इंप्लाइज दैट G इनवर्स किससे बिलोंग करेगा, n1 से बिलोंग करेगा, समीकरण संख्या 1। तथा n2 भी G का क्या है, विशिष्ट ग्रुप है, n2 भी G का क्या है, विशिष्ट ग्रुप है। तो n2 भी G का विशिष्ट ग्रुप है, तो अब क्या हो जाएगा, G बिलोंग्स टू G और n2 बिलोंग्स टू n, देन इंप्लाइज दैट n2 नहीं n ही तो है, सॉरी। तो G इनवर्स किससे बिलोंग करेगा, n2 से करेगा। ये हो गई समीकरण संख्या 2। समीकरण 1 और 2 से कोई अवयव अलग अलग बिलोंग कर रहा है ना, जी इनवर्स वो n1 में भी है, जी इनवर्स n2 में भी है, इसका मतलब जी इनवर्स किस में आ जाएगा, इंटरसेक्शन में आ जाएगा। देन इंप्लाइज दैट n1 इंटरसेक्शन n2 G का विशिष्ट ग्रुप है। विशिष्ट ग्रुप है, ठीक है, यहां तक क्लियर है सबके। तो एक बार दोबारा बता देता हूं कि विशिष्ट ग्रुप अपने किस प्रकार से सिद्ध किया था। देखो n है वो G का विशिष्ट ग्रुप कब कहलाता है, जब एक अवयव तो G से लेते हैं, G बिलोंग्स टू G, और एक अवयव किसे लेते हैं, इससे लेते हैं, जिसको सिद्ध करना होता है। तो अपन ने n तो किसे ले लिया, n1 इंटरसेक्शन n2 में, ये अवयव इंटरसेक्शन में आ रहा है तो ये अलग अलग सेट में होगा, तो n है वो n1 में भी होगा और n किस में होगा, n2 में भी होगा, और G है वो G से बिलोंग कर रहे हैं। और n1 यदि G का क्या है, विशिष्ट ग्रुप है, तो विशिष्ट ग्रुप की कंडीशन क्या होती है कि G बिलोंग्स टू G और n बिलोंग्स टू n1, देन इंप्लाइज दैट G इनवर्स किस में बिलोंग करेगा, n1 में, और इसी प्रकार n2 भी G का विशिष्ट ग्रुप है, तो G इनवर्स किस में बिलोंग करेगा, n2 में करेगा। और G इनवर्स आपको n1 में भी बिलोंग कर रहा है और G इनवर्स आपको n2 में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब G इनवर्स किस में बिलोंग करेगा, n1 इंटरसेक्शन n2 में भी बिलोंग करेगा। इस प्रकार से n1 इंटरसेक्शन n2 G का क्या हो जाएगा, विशिष्ट ग्रुप हो जाएगा। ये हमने थ्योरम सिद्ध कर दी। अब इससे अगली वाली थ्योरम करते हैं और फिर हमारा ये विशिष्ट ग्रुप की कंडीशन, विशिष्ट ग्रुप की थ्योरम कंप्लीट हो जाएगी। फिर हमारा टॉपिक अगले लेक्चर में होगा समाकरिता, होमोमॉर्फिज्म। तो देखो आगे बढ़ते हैं।
आगे लिखो, यदि ग्रुप जी का एक उपग्रुप है एच, यदि ग्रुप जी का एक उपग्रुप एच है और एन है, एन ग्रुप जी का विशिष्ट उपग्रुप, तब एच इंटरसेक्शन एन उपग्रुप एच का विशिष्ट उपग्रुप है। विशिष्ट उपग्रुप है। ये थ्योरम आपकी कब आई हुई है? राजस्थान यूनिवर्सिटी में 1, 3 और 12 में। लेटेस्ट भी आई होगी, इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये भी, मान के चलो ये दोनों थ्योरम इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक थ्योरम कबार ये मान लो मैक्सिमम आ जाती है। तो देखो प्रूव करते हैं। देखो ध्यान से समझना, ये भी उसी प्रकार से थ्योरम है जिस प्रकार से पहली वाली तो ऊपर वाली थ्योरम करिए ना, उस प्रकार से। आपको जी तो क्या दे रखा है? ग्रुप दे रखा है। एच क्या दे रखा है आपको? उप ग्रुप दे रखा है। और एन क्या दे रखा है? विशिष्ट उप ग्रुप दे रखा है। ठीक है, आपको ये बता के, आपको ये सिद्ध करके बताना है कि एच इंटरसेक्शन एन है, एच इंटरसेक्शन एन है वो एच का क्या है? विशिष्ट उप ग्रुप है। एच इंटरसेक्शन एच का क्या है? विशिष्ट उप ग्रुप है। तो एच इंटरसेक्शन एच को अपन को विशिष्ट ग्रुप बताने के लिए मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको किसी को विशिष्ट ग्रुप बताना होता है तो विशिष्ट ग्रुप बताने के लिए पहले आप इसको उपग्रुप बताओ और उपग्रुप बताने के बाद में उसको विशिष्ट ग्रुप बताना होता है। ठीक है, अब विशिष्ट ग्रुप बताने से पहले भी आपको पता है कि मैंने क्या बताया था कि विशिष्ट ग्रुप बताने से पहले आप ये बताओ कि एच इंटरसेक्शन एन है वो एरिक तो समुच्चय है, नॉन एम्प्टी सेट है, खाली समुच्चय नहीं है। खाली समुच्चय होगा तो इसमें ऑपरेशन वर्क ही नहीं करेगा, तो इसमें कोई ना कोई अवयव विद्यमान होगा। तो हमने लास्ट वाली थ्योरम में तो क्या किया था कि नॉन एम्प्टी सेट बताया था ई वाले तत्सम अवयव से लेकर। तो इस प्रकार इसमें बताएंगे कि डायरेक्ट बता सकते हो कि एच है वो ग्रुप उपग्रुप है और जी ग्रुप है, तो ई है यदि अपन जी से लेते हैं तो उपग्रुप और ग्रुप का तत्सम अवयव तो सेम ही है और एन विशिष्ट उपग्रुप है, तो एच में भी बिलोंग करेगा ई और ई है वो जी में एन में बिलोंग करेगा, तो एच इंटरसेक्शन एन में आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी इस चीज को लिख सकते हो। ठीक है, ये सिर्फ बताने के लिए कि ग्रुप और उपग्रुप का तत्सम का अवयव क्या होता है? सेम होता है। तो यहाँ से यदि तत्सम का अवयव है तो तत्सम का अवयव यदि ग्रुप में रहा होगा तो वो जब वो एच है वो उपग्रुप बना होगा तो उपग्रुप में भी आया होगा और उपग्रुप में भी आया होगा तो वो विशिष्ट ग्रुप भी बना और विशिष्ट ग्रुप में भी वो तत्सम का अवयव आया होगा। तो विशिष्ट ग्रुप में आया इसका मतलब एच इंटरसेक्शन एन में भी आ जाएगा, क्योंकि एन है वो जी का क्या है? विशिष्ट उपग्रुप है और विशिष्ट उपग्रुप बनने से पहले वो उपग्रुप रहा होगा, तो एच भी उपग्रुप है और एन भी उपग्रुप है। और आपको पता है कि ग्रुप और उपग्रुप का तत्सम का अवयव क्या होता है? सेम होता है। यदि ई है वो एच में है तो ई एन में भी आएगा और ई एच और एन दोनों में है तो ई किस में आएगा? एच इंटरसेक्शन एन में आएगा। तो हम डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं, दिया गया है कि एच ग्रुप जी का उपग्रुप है तथा एन ग्रुप जी का विशिष्ट उपग्रुप है। तब सिद्ध करना है कि एच इंटरसेक्शन एच, एच इंटरसेक्शन एन एच का विशिष्ट उपग्रुप है। एच इंटरसेक्शन एच का क्या है? विशिष्ट ग्रुप है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन तो डायरेक्ट ले लेंगे चूंकि एच इंटरसेक्शन एन है वो एच का सबसेट है। ठीक है, दूसरा अब अपन बता देंगे उपग्रुप। उपग्रुप बताने के लिए क्या बताएंगे? ए बी इनवर्स को एच इंटरसेक्शन एन में बताना है। ए बी इनवर्स किससे बिलोंग कराना है? एच इंटरसेक्शन एन से बिलोंग कराना है। तो देखो यहाँ देखो, माना
जिसको आपको उपग्रुप बताना है उससे दो अवयव लेते हैं, तो माना ए एंड बी बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन एन, दो अवयव ले लिया एच इंटरसेक्शन एन से ले लिया। तब सिद्ध करना है कि, तब क्या सिद्ध करके बताना है, ए बी इनवर्स है वो एच इंटरसेक्शन एन में बिलोंग करेगा, ये बताना है। तो देखो ए बी है वो एच इंटरसेक्शन एन में लिया है, ए बी किसे लिया है, एच इंटरसेक्शन एन में लिया है। अब ए बी किसे लिया है हमने, एच इंटरसेक्शन एन में लिया है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि ए और बी दोनों एच से बिलोंग करेंगे तथा ए और बी किसे बिलोंग करेंगे, एन से बिलोंग करेंगे। ए बी है वो एच से भी बिलोंग करेंगे और एन से भी बिलोंग करेंगे, तभी तो इंटरसेक्शन में आएंगे ना। अब देखो चूंकि एच है वो जी का क्या है, उपग्रुप है, एच है वो जी का क्या है, उपग्रुप है। तब ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, देन इम्प्लाइज दैट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। समीकरण संख्या 1। पुनः अब एन है वो आपका जी का विशिष्ट उपग्रुप है, और विशिष्ट उपग्रुप बनने से पहले वो क्या बना होगा, उपग्रुप। तो यहां से लिखेंगे कि एन है वो जी का उपग्रुप है ना भाई। विशिष्ट उपग्रुप बनने से पहले क्या बनता है, उपग्रुप बनता है, तो एन है वो जी का उपग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ से ए बिलोंग्स टू एन, बी बिलोंग्स टू एन, देन इम्प्लाइज दैट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एन। ये हो गई समीकरण संख्या 2। समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास क्या, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो यहाँ से लिख देंगे एच इंटरसेक्शन एन क्या हो जाएगा, एच इंटरसेक्शन एच क्या हो जाएगा, उपग्रुप हो जाएगा। उपग्रुप है, ठीक है। तो देखो आगे चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट इसका इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना अब इसको, ठीक है। तो देखो अपने को क्या दिखाना है, एच इंटरसेक्शन एन को क्या दिखाना है, एच का विशिष्ट उपग्रुप बताना है। देख लो एक बार, समझ लो एक बार, एच इंटरसेक्शन एन को क्या दिखाना है, एच का विशिष्ट उपग्रुप बताना है। तो आपको पता है कि एन को जी का विशिष्ट उपग्रुप बताने के लिए क्या करते हैं, एक अवयव तो एन से लेते हैं और एक अवयव किसे लेते हैं, जी से लेते हैं, ठीक है। बीच में अवयव किसका आता है, जिसको सिद्ध करना होता है उसका अवयव तो आता है बीच में, और जो ग्रुप के अवयव होते हैं वो क्या आते हैं, इनके आर बार आते हैं या पड़ोस में आते हैं। जैसे यहाँ पे जी और यहाँ पे बीच में आता है एन, ठीक है। अब देखो एच इंटरसेक्शन एन को अपन को दिखाना है, एच का विशिष्ट उपग्रुप बताना है। तो अपन कैसे दिखाएंगे, यदि हम अक्स एच अक्स इनवर्स किस में दिखा दे, एच इंटरसेक्शन एन में दिखा दे, तभी तो भाई एक अवयव तो किसे ले लेंगे, एक अवयव तो हम क्या ले लेंगे, स्मॉल एच तो किसे ले लेंगे, एच इंटरसेक्शन एन से ले लेंगे, ठीक है। और फिर यहां से क्या दिखाएंगे, एच तो ले लेंगे एच इंटरसेक्शन एन में, और एक्स ले लेंगे जिसमें अपने को भाई अपने तो ग्रुप का होता है ना, ग्रुप से लेते हैं, तो यहाँ पे एच से एक्स बिलोंग्स टू एच ले लेंगे। फिर हम इसको क्या करेंगे, प्रूव कर देंगे। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे, लिखते जाते हैं और फिर समझाता हूँ साथ में ना। देखो माना एच बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन एन तथा एक्स बिलोंग्स टू एच। एक अवयव तो हमने किसे ले लिया, एच बिलोंग्स टू
एच इंटरसेक्शन एन। ठीक है, अब देखो क्या सिद्ध करना है वो लिख देते हैं। तब सिद्ध करना है कि अक्स एच अक्स इनवर्स किस में बिलोंग करेगा, एच इंटरसेक्शन एन में। ये अपने को प्रूव करके दिखाना है। चूंकि एच बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन एन है, तो एच है वो एच इंटरसेक्शन एन में है, तो इसका मतलब स्मॉल एच है वो कहाँ पे भी है, एच पे भी है, और स्मॉल एच कहाँ पे भी है, एन पे भी है। आपको पता है कि इंटरसेक्शन में कोई अवयव आने का मतलब वो अवयव दोनों सेट में है। तो देखो यहां से चूंकि एच बिलोंग्स टू एच है, एच बिलोंग्स टू एच है, और एक्स भी किसके है, किसका अवयव है। यहाँ पे देखो ध्यान से समझना, एच है वो एच का अवयव है और एक्स भी एच का अवयव है। तो यहां से एच एक्स इनवर्स वो किससे बिलोंग करेगा, एच से बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि एच जी का क्या है, उपग्रुप है। तो उपग्रुप की कंडीशन क्या होती है, एच बिलोंग्स टू एच, एक्स बिलोंग्स टू एच, तो एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ठीक है, पुनः एक्स बिलोंग्स टू एच, एक्स जो है वो किससे बिलोंग करेगा, एच से करेगा, और एच एक्स इनवर्स ये किससे बिलोंग करेगा, एच से बिलोंग करेगा। ये अवयव एच का गया और ये अवयव एच का है, तो यहां से क्या आ जाएगा, एक्स एच एक्स इनवर्स किस में आ जाएगा, एच से आ जाएगा। और वो कहां से लिख दिया हमने, समर्थता से। समर्थता प्रॉपर्टीज होती है, क्योंकि उपग्रुप बनने से पहले क्या बनता है, ग्रुप बनता है। और क्या होता है, समर्थता प्रॉपर्टीज क्या होती है, ए बिलोंग्स टू जी, बी बिलोंग्स टू जी, देन इंप्लाइज दैट ए स्टार बी बिलोंग्स टू बी जी। तो दोनों अवयव एच के अवयव है, तो एक्स एच एक्स इनवर्स किस में आ जाएंगे, एच से आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहां से तो आगे समीकरण संख्या 3। अब एच है वो किससे बिलोंग कर रहा है, एन से भी कर रहा है ना, ऊपर देखो ये रहा, एच है वो एन से बिलोंग कर रहा है, और एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, एच से कर रहा है। तो एच है वो एन में है, एक्स है वो किस में है, एच में। एक्स एच में है, इसका मतलब एक्स जी में भी होएगा, भाई उपग्रुप है, और उपग्रुप से पहले वो क्या बना होगा, ग्रुप बना होगा। तो एच बिलोंग्स टू एन और एक्स बिलोंग्स टू जी, तो यहां से देखो एच एक्स इनवर्स किससे बिलोंग करेगा, एच एक्स एच इनवर्स, सॉरी एक्स एच एक्स इनवर्स किससे बिलोंग करेगा, एन से बिलोंग करेगा ना, क्योंकि एन जी का क्या है, विशिष्ट ग्रुप है। एन जी का क्या है, विशिष्ट ग्रुप है। तो समीकरण 3 और 4 से हमने क्या लिख दिया, देन इंप्लाइज दैट एच इंटरसेक्शन एन एच का विशिष्ट ग्रुप है। एक बार वापस समझा देता हूँ, विशिष्ट ग्रुप वाली कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ये आपको शायद कम समझ में आई होगी, लेकिन एक बार वापस समझा देता हूँ तो समझ में आ जाएगी। तो देखो यहां समझना, तो देखो क्या समझना अपने को, सबसे पहले अपने को बताया कि एच इंटरसेक्शन एन को एच का विशिष्ट ग्रुप बताना है। एच इंटरसेक्शन एन को क्या बताना है, एच का विशिष्ट ग्रुप बताना है। ठीक है, तो अपन के पास एक अवयव तो कहां से ले लेंगे, यहां से ले लेंगे। यहां से तो क्या ले लिया, स्मॉल एच ले लिया। ठीक है, और एक अवयव इसे ले लिया, एक्स बिलोंग्स टू एच। यहां तक समझ में आ गया। स्मॉल एच तो अपन ने कहां से ले लिया, एच इंटरसेक्शन एन से ले लिया, और एक्स कहां से ले लिया, एच से ले लिया। तो अब अपने को क्या निकालना होता है, ये तो निकालना होता है एक्स एच एक्स इनवर्स किस में बिलोंग करना चाहिए, एच इंटरसेक्शन एन में बिलोंग करना चाहिए। तो देखो इस परिभाषा को समझो, एन है वो जी का विशिष्ट ग्रुप कहलाता है। तो एक अवयव तो किसे लेते हैं, एन से लेते हैं, और एक अवयव किसे लेते हैं, जी से लेते हैं। तो क्या करते हैं, जी एक्स ले लो चाहे जी, जी एन जी इनवर्स किस में दिखाते हैं, जिसको प्रूव करना होता है उसका दिखाना होता है। तो यही तो सेम लिखा है मैंने, एच बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन एन और एक्स बिलोंग्स टू एच। तो एक्स एच एक्स इनवर्स है वो एच इंटरसेक्शन एन में बताना है। तो इंटरसेक्शन में कोई अवयव बताने के लिए मैं ये दिखा दूं कि एच एक्स इनवर्स है वो किससे बिलोंग करेगा, एच से करेगा, और एक्स एच एक्स इनवर्स किस में बिलोंग करेगा, एन में करेगा। तो मैं यहाँ इन दोनों कंडीशन से ये लिख सकता हूँ ना। यहाँ तक समझ में आ गया क्या, जिसको प्रूव करना होता है उसका अवयव बीच में आता है,
ठीक है। तो इस एन जी का विशिष्ट ग्रुप बताने के लिए एन स्मॉल एन बिलोंग्स टू एन, जी बिलोंग्स टू जी, जी एन जी इनवर्स बिलोंग्स टू एन। यहां तक समझ में आ गया कि ये बताओ। तो ये दो कंडीशन हमने को क्या करनी है, प्रूव करनी है। अब देखो किस प्रकार से इसको सिद्ध करेंगे वो समझो, यहां समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम, और इसमें विशिष्ट ग्रुप वाला पॉइंट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो सबसे पहले मैं ऊपर वाली कंडीशन सिद्ध करना चाह रहा हूं। तो ऊपर वाली कंडीशन सिद्ध करने के लिए मैं देखो स्मॉल एच बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन एन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्मॉल एच है वो कैपिटल एच में भी है और स्मॉल एच किस में है, एन में भी है। तो ये उठा रहे हैं सिर्फ स्मॉल एच बिलोंग्स टू एन। तो यहां से देखो स्मॉल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच और एक्स हमने क्या ले लिया, एच से ले लिया। स्मॉल एच है वो एच से बिलोंग कर रहा है और एक्स बिलोंग्स टू एच कर रहा है, और एच जी का क्या है, विशिष्ट ग्रुप है। तो एच है वो जी का विशिष्ट ग्रुप है, इसका मतलब एच एक्स इनवर्स एक्स एच एक्स इनवर्स किस में बिलोंग करेगा, एच में करेगा। क्यों, क्योंकि एच है वो जी का उपग्रुप के लिए कंडीशन क्या होती है, ए बी बिलोंग्स टू एच, दोनों अवयव उसी सेट से होने चाहिए, तब ए बी इनवर्स किससे आना चाहिए, एच से आना चाहिए। तो इससे कंपैरिजन करके देखो स्मॉल एच बिलोंग्स टू एच और स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू एच, तो एच एक्स इनवर्स किससे आ जाएगा, एच से आ जाएगा। अब अपने को क्या दिखाना है, एच एक्स इनवर्स एक्स से आ गया। तो यहां देखो वापस देखो x बिलोंग्स टू एच है, x बिलोंग्स टू एच है और एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच है। तो अपन समर्थता गुणधर्म से क्या लिख सकते हो, ये दोनों अवयव एक ही सेट से, a बिलोंग्स टू g b बिलोंग्स टू g देन इंप्लाइज दैट a स्टार b बिलोंग्स टू g, a b बिलोंग्स टू g देन इंप्लाइज दैट a स्टार b बिलोंग्स टू g होता है ना। तो ये दोनों एक ही सेट से है, तो एच एक्स एक्स एच एक्स एक्स एच एक्स इनवर्स किससे बिलोंग करेगा, एच से कर जाएगा। यही तो प्रूव करना था। ये हो गई अपनी कंडीशन संख्या फर्स्ट। और फिर अपन ने क्या दिया दिखाया दूसरी कंडीशन को, स्मॉल एच बिलोंग्स टू एन एक्स बिलोंग्स टू एन। अब स्मॉल एच बिलोंग्स टू एन है और एक्स है वो एच में, एक्स एच में, इसका मतलब एक्स जी में भी होगा क्योंकि वो ग्रुप में अवेलेबल वो कहाँ रहा होगा, ग्रुप में रहा होगा। और एन आपको जी का विशिष्ट ग्रुप दे रखा है, तो एन जी का विशिष्ट ग्रुप दे रखा है, तो एक्स इनवर्स एक्स एच एक्स इनवर्स किससे बिलोंग करेगा, एन से करेगा। और एक्स एच एक्स इनवर्स है वो एक्स से बिलोंग करेगा, एन से बिलोंग करेगा। तो दोनों अवयव किससे आगे, आगे ना इससे। तो इस प्रकार से थ्योरम अपन प्रूव करेंगे। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी ना थ्योरम, और नहीं समझ में आती तो फिर वीडियो को क्या करना, वापस देखना, तो समझ में आराम से आ जाएगी, ठीक है ना। और अब हम अगली वाले थ्योरम क्या करेंगे, समाकारिता, जो टॉपिक अपना, उसको अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है, उससे थ्योरम करेंगे, ठीक है। थैंक यू।